हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। जो यूपी पीजीटी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर है, उसका जो आगे का पार्ट रह गया था, ऑर्गेनिक हम 2016 का कंप्लीट कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, अब ये इनऑर्गेनिक वाले पार्ट की सेकेंड और लास्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें बताना है कि कैटायन जो इनिशिएट करता है ब्लड क्लोटिंग और क्या जाना जाता है एज अ ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है। तो इसका आंसर है जो Ca2+, यानी जो कैल्शियम आयन है वो एज अ मसल कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो, या फिर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी यूज होता है जो Ca2+ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैटायन Ca2+ आयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है, गलनांक बताना है एज पर फजान्स रूल। मतलब इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसमें होगा, जैसे कि अगर हम बात करें फजान्स रूल की, तो जो कैटायन है उसका साइज जितना छोटा होगा, यानी जितना चार्ज होगा और जितना छोटा होगा कैटायन, उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसकी पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी। तो अब हम कैटायन के साइज की अगर बात करें तो जो यहाँ पर बात करें तो यानी कि MgCl2 सबसे इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। फिर इसके बाद में आता है Cl2 और फिर उसके बाद में आता है BaCl2, देन उसके बाद में आता है आपका SrCl2। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, ये हो गया BaCl2। अब इस तरह से ये क्या हो गया हमारे, एक तरह से देखा जाए ये हो जाता है ऑर्डर आयोनिक कैरेक्टर का, यानी कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसका ऑर्डर है, एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है ये ही, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, MgCl2 का, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर पैरामैग्नेटिक है। अब यहाँ पर एक मतलब ट्रिक भी होती है, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे कि 14 जिसका इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 इसमें से 0.5 करके माइनस करते जाते हैं, यानी इसका 2.5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1.5 होगा, इसका 1 होगा। ऐसी 13 जिसका इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल उसमें 2.5 हो जाएगा, 12 वाले का 2 हो जाएगा, 11 वाले का 1.5 हो जाएगा और 10 वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन कितने बैठते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। इसके कितने बैठ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। यहां पर कितने हैं, 14। यहां पर कितने हैं अगर हम देखें, 8 8 16 और 18। यहां पर 13, यहां पर 18, यहां पर 14 और यहां पर 8 8 16 और 17 हो गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें तो जो ये 0.5 वाले होते हैं, ये वाले जो हैं, मतलब ट्रिक के हिसाब से ये सारे क्या होते हैं जिसमें पॉइंट आ रहा है होल नंबर में नहीं है, ये हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, यानी 10 वाला ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और भी हैं बट बहरहाल अभी ये जनरल टर्म है, इस तरह से लिख रहे हैं। वो बाकी और भी हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन, अभी मैं जो समझा रही हूँ यहाँ पर ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन हम और अगर उस तरह से लिखें जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के उसमें वो कैसे लिखते हैं, वो लिखेंगे ऐसे, जैसे कि बी शुरू में दिया हुआ है ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब B2 देख लेते हैं, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें MOT के हिसाब से, तो ये आएगा 1s2 एंटी बॉन्डिंग टू 2s2, ये होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में पाई, और ये कितने 2 2 8 इतने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 2 और बचे। तो पाई वालों की तो एनर्जी सेम होती है, तो पाई ये हो गया 2px 2p बाय, तो
एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला B2 भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, और ये इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं, इसमें कितने आएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने हो गए, अगर हम B2 की जगह क्या लिखें यहाँ पर N2+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 13, तो 2 ये हो गए, 2 ये 8 हो गए, कितने हो गए ये 12, और सिग्मा 2pz इसमें कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, यानी ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही बाकी का भी निकाल लेंगे इसी तरह से, मतलब बट इसमें कंडीशन है कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सिग्मा 2pz जो है ये यहाँ आ जाएगा, पहले आ जाता है, पाई 2px और पाई 2py से पहले आ जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ नहीं है, मगर आई थिंक ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक होता है, आई थिंक देखते हैं एक बार ऑक्सीजन का रख के। जैसे ऑक्सीजन में 16, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz, तो 8 9 10 11 12 13 14 और 15 एंड 16, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इसमें, यानी ऑक्सीजन भी यानी कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब इसमें वो वाला जो मैंने ऑर्डर वाला लिखाया था, मतलब वो सही है, मतलब जल्दी जल्दी याद करने के लिए, लेकिन वहां पर एक्सेप्शंस भी याद करने हैं कि जैसे जिसका B2 यानी 10 है इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, और जैसे O2 है यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, आयरन की, किसमें, इसमें FeCO4H, ये है हाइड्रोजन, इसमें हमें बताने हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि Na यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये D थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ +4, और यहीं पर निकाल लेते हैं। सोडियम के लिए +1 होता है, आयरन की हमें निकालनी है तो X, और CO के लिए क्या होता है 0, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन के लिए भी +1 होती है इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये जो +1 है और ये भी +1 है, यानी -2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं NH3 और H3O+ के लिए, तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, शायद 1 मिनट, विच वन इज, हाँ इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेती हूँ NH3 का और H3O+ का, तो ये मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पर बना लेते हैं हम स्ट्रक्चर। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पायरामिडल, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और H3O+ का भी कुछ इस तरह से ही होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल NH बॉन्ड इन NH3 आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, ठीक बात है, यानी सारे जो ये बॉन्ड हैं ये सब क्या हैं, इक्वल हैं, लेंथ में भी और स्ट्रेंथ में भी, ठीक है। सेम स्टेटमेंट किसके लिए है, इसके लिए भी है कि ये जो सारे बॉन्ड हैं वो इक्वल हैं, कौन से बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, इसमें NH बॉन्ड सारे इक्वल हैं लेंथ में भी और स्ट्रेंथ में भी। ऐसे ही अगर H3O+ की बात करें तो इसमें भी जो OH बॉन्ड्स हैं वो सारे इक्वल हैं स्ट्रेंथ में भी और लेंथ में भी, ठीक है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन H3O+, बोथ द एटम्स इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस, इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 है, 1 2 3 4, 4 के लिए ये हो गया 3 1 4, 4 के लिए कितना हो गया sp3। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 के लिए कितना हो गया sp3। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर कितने हैं, 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन पर कितने हैं, 2 हैं, गलत है, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, एक ही है ना, यहां भी एक लोन पेयर है और यहां भी एक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, जो कि इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ही तो बताना था कि इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है,
तो जो डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अब हमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा वो फोरबिडन होगा एज पर द स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से जो हम देखते हैं टर्म सिंबल में, यानी कि ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हम निकालते हैं, उसके लिए जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब तो वो अलाउड होगा। और अगर ये 0 नहीं है स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से, ये बात चलिए, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल अलग है, ये है स्पिन सिलेक्शन रूल। ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल में शायद डेल्टा एल इक्वल टू 0 या फिर +-1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल में यानी ये पूछ रहा है इसके हिसाब से। अब यहां पर हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, ऊपर होगा Eg और नीचे होगा T2G, ठीक है। अभी जो पहला वाला है T2G में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और Eg में कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब जब ट्रांजिशन यानी कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में पहुंचाना है, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से गया और कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर जो पहली जो स्पिन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये है पहले इसी तरह से फिल होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप ऑपोजिट वाले को उठा के यहां रख दोगे। अगर हमें इसे उठा के यहां पर फिल करना होता तो ये ठीक थी इसकी ट्रांजिशन यहां पर जो भी है, लेकिन हमें ये वाला ये दोनों जो है सेम एनर्जी के जो है ऑर्बिटल हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोनों में पहले इक्वल इक्वल यानी एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, ऊपर वालों की, तो तभी तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, पहले ये दोनों भर जाएंगे। तो हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के मान लो यहां पहुंचा दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहां पर पहुंचा दिया तो इसकी स्पिन तो चेंज हो गई ना, इसकी स्पिन जो है नीचे क्या थी, ऐसे थी। अब हमने जब ऊपर पहुंचाया एनर्जी ट्रांजिशन किया तो इसकी स्पिन ऐसे ऐसे इस तरह से हो गई, यानी तो ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 0 तो है ही नहीं, ठीक है, चेंज हो गई स्पिन इसकी, ओके। और तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये डेल्टा एस इक्वल टू 0 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है। फॉरबिडन पूछा है, अलाउड नहीं पूछा, फॉरबिडन पूछा है, ठीक है। तो फॉरबिडन कौन सा है, पहला वाला है। अगर हम यहां पर देखें T2G3 वाले में तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहां नीचे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, 1 2 3, उठा के इसको यहां रखोगे इस वाले में, तो जैसे ये नीचे स्पिन थी वैसे की वैसे ये ऊपर आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा इसकी स्पिन में। अगर हम इस वाले में देखें नेक्स्ट वाले में, यानी 1 2 1 2 3, ये Eg है, ये T2G है, नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हमें ट्रांजिशन कराना है ये वाले इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी स्पिन नीचे भी ऐसी है और जो ऊपर पेयरिंग में आएगा तब भी ऐसी होगी, तो ये भी इस रूल को डेल्टा एस इक्वल टू 0 ही होगा, यानी ये भी स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। ऐसे यहां पर देखें 3 है, यानी इसमें अब मान लो यहां पर 6 है और ऊपर वाले में Eg में 3 है। अब एक इलेक्ट्रॉन उठा के रखोगे यहां पर तो ऐसे हो जाएगा, इसकी भी स्पिन चेंज नहीं हो रही, तो ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फॉरबिडन कौन सा है स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से, ए वाला, यानी आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन, हमें बताने हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स वाले कौन से हैं इनमें। अब Cl2O, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। Cl का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17 और 2 कितना हो गया, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 32 + 8 कितना हो गया, 40 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखते हैं ICl2 माइनस में आयोडीन का होता है 53 एटॉमिक नंबर, 17 का ये क्लोरीन का होता है 17, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्योंकि माइनस एक चार्ज है तो +1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 34 + 1 + 53
तो 4 5 6 7 8 और ये हो गया 5 6 7 8 88 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। 8 ओके, इसमें कितने हो गए 88 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो है नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसमें 40 हैं और इसमें 88 हैं। Cl2 में कितने हैं 40 अभी निकाले हमने, और ClO2 में कितने होंगे 17 प्लस 2 इंटू 8 तो 8 और ये 16, ये 33 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ठीक है। 17 इसके और ऑक्सीजन के कितने हो गए 16, तो 33, तो ये भी नहीं है आंसर। इसको देखते हैं I3 53 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 और +1, तो इसमें कितने हो गए 160 इलेक्ट्रॉन। और IF2 में देखते हैं तो 53 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 1, 9 होता है ना एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, तो ये हो गए 18 प्लस 1 प्लस 53, तो ये हो गए आपके 72 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ठीक है। इसमें देख लेते हैं ClO2 माइनस थोड़ी निकाला था हमने, ओके ClO2 माइनस होगा ये शायद, हाँ, तो ये होगा आई थिंक 34 आएगा +1 करके, तो ये शायद O2 माइनस ही होगा। तो इसका कितना आएगा 34, और ClF2 कितना आएगा 17 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये ClO2 18 35 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ClO2 में 34 है ना, हाँ, ये ClO2 माइनस में भी 35 हो जाएंगे ना, ये 8 दूनी 16, 17, 17 दूनी 34, कुछ गड़बड़ किया है लग रहा है मैंने कहीं पर कैलकुलेशन में। ClO2 माइनस ही है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। ClO2 माइनस नहीं, ये ClO2 ही है, ये ClO2 ही है 34, और ClO2 माइनस और ClO2 माइनस, हाँ ये माइनस है, और ये ClO2 ही है, 33 ही है इसका, तो ये 33 ही है। अच्छा, ये 34 मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर +1 का चार्ज है ना, तो -1 एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इसमें भी 34 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 34 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है जो 84th वाला क्वेश्चन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका बताना है, इसका NiNH3 का होल 6 2+। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, अगर इस पूरी स्पीसीज पे कोई चार्ज है, अगर प्लस का है तो उसमें से जितना चार्ज है वो माइनस कर देंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का होता तो उतना ऐड कर देते एटॉमिक नंबर में। साथ में प्लस जितने नंबर ऑफ लिगेंड है, जैसे NH3 है तो NH3 एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो जितना ये डोनेट करता है उतने के साथ में जितने ये NH3 हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे NiNH3 इसका निकालना है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं लिखे, याद नहीं रही ऑप्शन लिखने की। Ni का होता है 28, जो एटॉमिक नंबर होता है Ni का वो होता है 28, ठीक है। तो 28 प्लस, अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि +2 चार्ज है तो इसमें से माइनस घटाएंगे, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और जो क्या कहते हैं रिडक्शन में ऐड होते हैं, तो प्लस फॉर्म है यानी कि उतना इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और +6 क्योंकि ये लिगेंड्स हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अमोनिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उतने इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा यहाँ पर, ये हो गया 26 प्लस 12, तो ये आएगा 38, यानी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 38 है इस वाले कंपाउंड का। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द ऑड पेयर, यानी इनमें ऑड अलग पेयर कौन सा है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। मैं जो क्वेश्चन है पूरे नहीं लिख रही हूँ, जो मतलब की बात है वो लिख दे रही हूँ, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं जो चीज है वो लिख दे रही हूँ, यानी पीरियोडिक टेबल में इनमें से कौन सा जो है ऑड पेयर है। अगर हम इसको देखें Mg को, तो ये कहाँ पर कौन से पीरियड में आता है, अगर हम देखें चेक करें तो
ये आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। और ये जो गैलियम है ये आपको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है एस ब्लॉक के, ठीक है। और जो गैलियम है अगर इसको देखें तो गैलियम आता है फोर्थ पीरियड में। ऐसे ही अगर हम सोडियम को देखें तो ये आता है थर्ड पीरियड में, और जो आर्गन है ये भी आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। कैल्शियम को देखें तो ये आता है फोर्थ पीरियड में, और ब्रोमीन भी आता है फोर्थ पीरियड में, ठीक है। इसको देखें इंडियम को तो ये आता है फिफ्थ पीरियड में, और टेलुरियम को देखें तो ये आता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होता है, फिफ्थ में ही आता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये थर्ड में है, ये दोनों फोर्थ के हैं, ये फिफ्थ के हैं, लेकिन ये अलग है, एक थर्ड का है और एक फोर्थ का है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ऑड वन निकालना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन है, हमें बताना है डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी किसकी, अल्कली मेटल हैलाइड की, यानी अल्कली मेटल फ्लोराइड की। अब इसमें क्या होता है, जैसे लैटिस एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी एक तरह से बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन के, या फिर बोल सकते हो एटॉमिक नंबर के। मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी ऊपर से नीचे जाने पर। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोराइड तो सब में सेम है और जो कैटायन का साइज है वो डिफरेंट है, तो सबसे छोटा साइज किसका है, Li का है, Li Na, फिर उससे बड़ा पोटेशियम RbCS। तो इसका हो जाएगा जो आंसर होगा ये LiF NaF KF RbF CF, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि Li का साइज जो है वो सबसे छोटा है और इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है तो उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसको बनाया जा रहा है मिक्स करके। किसको मिक्स करके बनाते हैं एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर जो होता है एसिडिक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, और अगर बेसिक बफर की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। तो एसिडिक बफर है तो इसमें क्या होगा, वीक तो एसिड होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा उस एसिड के साथ में, ठीक है। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखें तो वीक एसिड कौन सा है, यहां पर एसिटिक एसिड तो वीक है, ठीक है। और इसका जो सॉल्ट है यानी CH3CONA, यानी CH3CONA कैसे बना होगा, CH3COH से प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, तभी तो बना होगा CH3CONA। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है कि इसमें ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के हिसाब से इनमें जो है सबसे ज्यादा मतलब जल्दी Cl- को सब्सटीट्यूट, मतलब अमोनिया सब्सटीट्यूट करेगा Cl- को, तो कौन से वाले में सबसे ज्यादा जल्दी सब्सटीट्यूशन होगा, सबसे फास्ट सब्सटीट्यूशन होगा Cl का अमोनिया से, वो हमें बताना है। तो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है यानी Cn- और इसके आसपास लगभग CO और NO का भी होता है, ठीक है। फिर इससे कम जो होता है एक तरह से C2H4 का भी इसके आसपास ही होता है। फिर अगर इससे कम जो होता है वो हम उसकी बात करें तो वो हो गया I- का, फिर Cl- का, वो सॉरी I-, Br-, फिर Cl-, फिर F-, और कम हो गया, ठीक है। फिर इससे भी कम किसका हो जाता है, वाटर का। आई थिंक वाटर का ज्यादा होता है इससे, एक मिनट, वाटर का, हाँ वाटर का सबसे कम हो जाता है इनसे, इससे कम किसका हो गया, वाटर का। तो ये हो गया ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑर्डर, रेक्टिंग इफेक्ट,
अब Cn माइनस का सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, जो भी हमने देखें, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे वाटर है Cl है, यहाँ पे Cn है Cl है, यहाँ पे आयोडीन है Cl है, फिर Cl है, तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? Cn माइनस का। इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो Cl है वो सबसे ज्यादा जल्दी रिप्लेस होगा अमोनिया से, इसके इफेक्ट की वजह से। तो इसका आंसर हो गया बी। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है एमओटी की थ्योरी के हिसाब से जो डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनमें जो है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड, सबसे कम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा इजी किसमें होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर एमओटी के हिसाब से C2 के लिए जब हम लिखते हैं तो इसका सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, कितने हो गए 8 है, कितने 12, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, कितने हो गए 2 2, ये 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसका N2 का लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2py, कितने इलेक्ट्रॉन है 14 है, तो ये हो गए 8 9 10 11 12, 2py2 और सिग्मा 2pz2 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने होते हैं 8 इसके और 6 इसके, इसके भी 14 हो गए, तो इसका भी यही होगा सेम जो इसका है N2 का। NO का देख लेते हैं, टोटल कितने 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो इसके लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, ये हो गया। और बचा फिर इसके बाद में, ये तो हो गए 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक, ठीक है। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सिग्मा 2pz तो आ गया, सॉरी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना ज्यादा इजी होगा एज कंपैरिजन टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालना इजी होगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन सब में सबसे कम होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया NO। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी बोथ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज, यानी इनमें से किसका ऑलमोस्ट सेम साइज है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, यानी कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं और 5D सीरीज के जो नीचे वाले एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स हैं, उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर हम यहां पर देखें, यानी ये हॉफनियम और किसका जर्कोनियम, इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे ये 4D में आता है आपका वाई ट्रिवियम और ये जर्कोनियम, और 5D में आता है आपका La फिर HF, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो ये ZR है और ये HF है, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों होता है सेम? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है इनका कि कौन से का जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो सही है। अब यहां पर देखते हैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ में एक चीज देखना, जैसे कि बोरोन है, बोरोन के पास p वैकेंट ऑर्बिटाइल होता है, p वैकेंट ऑर्बिटल होता है,
वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास में, ठीक है। और जो फ्लोरीन है उसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा या नहीं, एक बार चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर दिखेगा। जैसे बोरोन है, अब यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर F हो गया। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, और जो फ्लोरीन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इनके पास, सबके पास में। फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, ठीक है। अब एसिड का मतलब क्या हो गया, यानी जितनी लुईस एसिड की बात करें, यानी कि जितनी ज्यादा आपके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, जितनी ज्यादा भूख होगी, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो जो बोरोन है इसका सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी वजह से इसमें एसिडिटी होगी। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ बोरोन की वजह से होगी, अब इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका साइज भी छोटा है। तो फ्लोरीन क्या करता है, ये जो बैक बॉन्डिंग करता है, यानी इस बोरोन की जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो उसकी वजह से जो बोरोन है उसकी जो भूख है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी यहां पर हो जाती है p पाई बैक बॉन्डिंग, यानी p पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो BF3 है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी छोटा है। तो ये जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो p पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो अगर BBr3, BCl3 और BF3 की बात करें तो BF3 की सबसे कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। बाकी जैसे Cl और Br क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो उतनी ज्यादा ये बॉन्डिंग नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से जो बोरोन है उसकी भूख ज्यादा होती है, भूख ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला C वाला, यानी BF3 की सबसे कम, फिर BCl3 और सबसे ज्यादा BBr3 की। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि जब K2Cr2O7 यानी कि K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ में इनमें से किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो जो है ऑक्सीडेशन नहीं कराता है क्रोमियम का उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कोई कंपाउंड बनता है ऑक्सीडेशन के बिना, कुछ अगर फॉर्म हो रहा है तो वो कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो इसके साथ ऑक्सीडेशन ना कराए। तो ऐसा कंपाउंड है जैसे कि KCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं K2HCr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक कंडीशन में, तो ये फॉर्म होता है इसमें KHSO4 प्लस, इसके बाद फॉर्म होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और वाटर निकलता है, ठीक है। इसमें फॉर्म होता है क्रोमाइल क्लोराइड एंड वाटर। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालें तो यहां भी +6 ही आएगी और यहां भी +6 ही आएगी, ठीक है। तो इसमें फॉर्म होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही आएगी और इसमें भी निकालोगे तो इसमें भी 6 ही आएगी, ओके। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। बाकी इसके साथ में कराएंगे तो अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये भी इसका OH को बाहर निकाल देगा H+ के प्रेजेंस में K2Cr2O7 के साथ में, ठीक है। तो ये तो खैर अलग अलग रिएक्शन देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ट्राईहैलाइड आयन। अब जो ट्राईहैलाइड आयन है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो जब एनायन होते हैं उनका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि उनके ऊपर चार्ज भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम साइज की बात करें FClBrI में, तो I का साइज सबसे बड़ा होता है तो I- ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम I3- ये है, उसके बाद I के साथ में Br2 लगा हुआ है, यानी कि I के बाद में Br आता है नीचे, ठीक है। तो Br के साथ में हो गया, फिर Cl आता है I के साथ में तो Cl2 के साथ हो गया, फिर Br3 उससे बाद में आता है, I के बाद में आता है तो Br3- हो गया। तो इसका आंसर हो गया B, यानी साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज बड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा आयन की, एनायन की, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया B। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो सिंपल सा है, CO इन होल ट्वाइस, यानी ये लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगेंड दिया हुआ है
और Cl2 इस तरह से। तो इसका कॉम्प्लेक्स का जो वो बनता है स्ट्रक्चर, वो बनता है ऐसे, जैसे एक बार जो इथाइलिन डाइएमीन है, ठीक है, यानी ये इस तरह से होगा NH2, इधर NH, सॉरी, इस तरह से कुछ इसने बनाया होगा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दो इथाइलिन, यानी यहाँ पर CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये NH हो गया, और ये ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही एक जो है यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक बार मैं बना देती हूँ, CO NH NH ऐसे हो गया, एक बार ये ऐसे हो गया NH NH, और ये आपका EN, और इसके साथ में लगे हुए हैं दो Cl, तो Cl एंड Cl, एक बार ऐसे हो गया, एक बार इसको इधर, यानी कि ये D फॉर्म हो गई सिस में। अगर एक बार इधर लगा दो इसको, यानी CN, ये हो गया NH, ये हो गया NH, ठीक है, ये हो गया NH, ये हो गया NH, और इधर Cl, ये इसकी L फॉर्म हो गई। ये दो हो गए आइसोमर, एक ट्रांस में बना देते हैं। ट्रांस में कैसे, यानी ये हो गया NH, ये NH, इधर NH, सॉरी, ये इथाइलिन, ये ऐसे लग गया, ये NH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। अब इनमें सब में प्लस प्लस होगा ऊपर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी इस फॉर्म में भी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि दिया हुआ है, और यहाँ पर भी प्लस होगा। कितने आइसोमर हो गए, 1 2 3, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, 3 आइसोमर हो गए, ऑप्शन हो गया सी। ऐसे ही इसमें हमें बताना है कि कौन सी डाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड एज अ स्पॉट डिटेक्शन टेस्ट रिएजेंट के लिए, डिटेक्शन में किसके, सल्फ्यूरस एसिड को डिटेक्ट करने के लिए और सीरियम को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होती है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, कौन सी क्रिस्टल वायलेट डाई है जो यूज होती है इस काम के लिए। तो इसका आंसर तो वैसे ही याद करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे जो है हाइड्रोक्साइड की बात करें हम, एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मैटर्स के, तो हाइड्रोक्साइड में ऊपर से नीचे जैसे जैसे ग्रुप में जाते हैं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि कैटायन का साइज जिसमें ज्यादा बड़ा होगा हाइड्रोक्साइड में। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर है यानी कि जो BaOH का होल ट्वाइस है वो सबसे ज्यादा बड़ा साइज है उसका। अगर हम इधर से चले तो जो Ba है इसका साइज सबसे बड़ा है। जब इसका साइज सबसे बड़ा है तो जो बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि कैटायन का साइज अगर हम देखें तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो बेस भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये, क्योंकि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं हाइड्रोक्साइड के केस में तो बेसिक स्ट्रेंथ पड़ती है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो यूज होता है, मतलब CO2 के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाने में यूज हो रहा है। कहां पर, सबमैराइन्स में। सबमैराइन्स में वहां पर ऑक्सीजन उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो CO2 तो इजिली हम लोग निकालते ही हैं CO2 बाहर, के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना देता है। तो वो है पोटेशियम, सॉरी, ये जो आपका सुपर ऑक्साइड है वो ये काम करता है। यानी कि जो KO2 है वो CO2 के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, K2CO3 बना देता है और प्लस ऑक्सीजन निकाल देता है इस रिएक्शन में। यानी K2CO3 बाहर निकलता है और प्लस क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है इस रिएक्शन में, ठीक है। आई थिंक ये होगा 2KO2, तो K2CO3 हो गया, एंड आई थिंक ये होगा 4CO2 के आसपास, समथिंग लाइक दैट, नहीं 2KO2 इस टाइप में ये बाहर निकल जाएगा। बाकी रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेना, बहरहाल प्रोडक्ट यही फॉर्म होता है K2CO3 एंड O2 इस टाइप में। तो इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कौन सा जो है मटेरियल डिराइव्ड होता है। अब है पहला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन तो CF2 इस तरह से बनता है ना,
CF2 तो ये तो होता नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक से, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, उसके साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, तो इसमें तो फॉर्म होता नहीं है। फ्रियोन्स क्या होते हैं, CF2Cl2 इस टाइप के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं फ्रियोन्स। नाइलॉन्स भी क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं, यानी उसमें जैसे कि नाइलॉन 66 हो गया, तो वहां पर भी मेटल नहीं है नाइलॉन 66 में भी, या नाइलॉन 6 में भी, जैसे कैप्रोलैक्टम से बनता है नाइलॉन 6, तो वहां पर भी क्या है, मेटल नहीं है। तो मेटल के साथ में ऑर्गेनिक बॉन्ड किस में फॉर्म होता है, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक में, यानी कि सिलिकॉन्स में। ठीक है, सिलिकॉन से फॉर्म करते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में। क्या सा बॉन्ड, ऑर्गेनिक बॉन्ड, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो बनाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन बनाते हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम बनाता है, या फिर एल्यूमिनियम बनाता है, या फिर बेरिलियम, ये क्या करते हैं मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एक तरह से बोल सकते हो। कोबाल्ट भी कराता है, आयरन भी तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसके अलावा जो सिलिकॉन्स हैं, ये जो है आपको पता होगा कि सनस्क्रीन में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में, मतलब इसके अलावा मतलब जो सिलिकॉन्स हैं वो आई थिंक उसमें यूज होता है, चिप्स वगैरह में यूज होता है, और जो भी सिलिकॉन्स की चिप्स बनती हैं, आई थिंक सन की जो सोलर सेल्स वगैरह में भी यूज होता है, मतलब काफी जगह यूज है सिलिकॉन का। ठीक है, तो ग्लास आई थिंक इन सब में, बहुत सारी चीजों में। तो ये जो है इसका आंसर हो गया बी। जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक किस टाइप के हो जाते हैं, जैसे RSI, यहाँ पर R, यहाँ पर O, फिर SI हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर R, मतलब इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करता रहता है सिलिकॉन्स में। तो ये काफी सारा डिटेल में है, वो तो सर चैप्टर वगैरह जब पढ़ोगे उसमें डिस्कस होता है। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर हो गया बी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का इस सेट में, यानी 2016 का सेट है। इसमें हमें बताना है कि 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जो शो नहीं करता प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि इन बाकी जो भी 3D एलिमेंट्स हैं उनके जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट डज नॉट शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, इनमें से कौन सा है, तो इनमें से Ti भी, ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, मैग्नीज भी ट्रांजिशन मेटल है, वेनेडियम भी ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन जिंक जो है, यानी कि डी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें डी में, तो ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि डी में जो है सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब ऐसे एम्प्टी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता है जो जिंक है। अब जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाएगा, तो बहुत सारे ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं कर पाएगा। बाकी ये कलर भी शो नहीं कर पाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं कर पाता, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स करती हैं। ट्रांजिशन मेटल कलर को कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देती हैं, जैसे मैग्नीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वेरिएबल। ठीक है, लेकिन जिंक ये काम नहीं करता है, तो जिंक जो है ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता है, ये आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आई होप ये जो हमने किया है सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, उनके आंसर्स आपको क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे फिजिकल के क्वेश्चन 2016 के। थैंक यू।